सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अ ट्रैवलर्स व्लॉग। अरविंद हियर। और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अभी तक काफ़ी अंडररेटेड है। यानी इसका नाम ज़्यादा ना तो आपने लोगों से ज़्यादा सुना होगा, ना ही इस प्लेस के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी है। सो आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ तामिया हिल स्टेशन, जो कि एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और भोपाल से करीब 240 किलोमीटर दूर है। और सतपुड़ा के घने जंगलों से होते हुए हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने का रास्ता कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और होटल्स किस तरह के कर सकते हैं आप। दो बहुत ही बेहतरीन होटल्स में भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ के स्टे, वहाँ के रूम्स कैसे हैं, रूम रेंट कितना पड़ता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, और अगर आप तामिया आना चाहते हैं तो आपका करीब कितना खर्चा हो सकता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आने का बेस्ट सीज़न कौन सा हो सकता है वो भी आपको जानने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस सफ़र को पूरा देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं तामिया रिसोर्ट में। तामिया छिंदवाड़ा ज़िले में आता है और छिंदवाड़ा से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तामिया का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है परासिया। अगर परासिया में आपकी ट्रेन नहीं रुकती है तो दूसरा नियरेस्ट स्टेशन है यहाँ से पिपरिया। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो तामिया का नियरेस्ट एयरपोर्ट है नागपुर, जो कि यहाँ से 185 किलोमीटर दूर है, और भोपाल जो कि 220 किलोमीटर दूर है। नागपुर, जबलपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा बस रूट के जरिए तामिया से सीधे जुड़ा हुआ है। तो करीब 11-12 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते और कई सारे स्पीड ब्रेकर्स से होते हुए अब हमें अच्छी सड़क मिल गई है, और ये सड़क सीधे छिंदवाड़ा जाती है और आगे कहीं से रास्ता कटेगा हमारे डेस्टिनेशन के लिए। भोपाल से आते हुए हमने नर्मदापुरम, सोहागपुर होते हुए आने का डिसीजन लिया। इस रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, इसलिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस रास्ते से आते हुए आप भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स भी घूम सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम हो तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स ज़रूर देखिए, लेकिन वहाँ पर जाकर गाइड ज़रूर कर लेना, अन्यथा ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी हमें 78 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, और जिसमें करीब 1.25 घंटे लगने वाले हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो ये हम पहुँचने वाले हैं छिंदवाड़ा मेन रोड पर, और यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है पिपरिया जाने के लिए। Take the next right onto Piparia Road. और अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ पर गूगल मैप्स परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं तामिया का घाट सेक्शन शुरू होने ही वाला है। यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, लेकिन इसके लिए आपको टोल भी चुकाना होता है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं घने जंगल शुरू हो गए हैं, और सामने पहाड़ी का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। और इस रूट पर अभी हमें 64 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। तो ये देखिए रोड नैरो हो गई है, यानी कि हम एंटर कर गए हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, और ये हम चल रहे हैं टाइगर रिजर्व के बफर जोन में। इसीलिए यहाँ पर आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे, बफर में सफ़र। तो किसी भी फॉरेस्ट रिजर्व में 2 एरिया होते हैं, एक तो बफर एरिया होता है और दूसरा होता है कोर एरिया। बफर एरिया में तो आप भी घूम सकते हैं और जानवर भी आ जा सकते हैं, लेकिन कोर जोन में जनरली आपको जाने की परमिशन नहीं होती। तो कह सकते हैं कि कोर जोन में जानवरों का एक छत्र राज होता है। तो दिन में तो यहाँ पर जंगली जानवरों के दिखने का कोई चांस नहीं है, लेकिन रात में अगर आप इस बफर एरिया से होकर अगर निकल रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई टाइगर देखने को मिल जाए। और इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता याद आ रही है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो अभी हम आ गए हैं मटकुली में। तामिया से पचमढ़ी 81 किलोमीटर दूर होने के कारण पचमढ़ी घूमने के बाद आप तामिया भी आ सकते हो, और तामिया के बाद पचमढ़ी भी जा सकते हो। पचमढ़ी से तामिया आप 2 घंटे में पहुंच सकते हो। और ये सामने जो रूट गया है यहाँ से पचमढ़ी 29 किलोमीटर रह गया है, और लेफ़्ट जाके आप तामिया पहुँच सकते हैं, जो कि करीब 50 किलोमीटर है। यानी दोनों ही कंडीशंस में आपको वाया मटकुली जाना होगा। तो अभी हमारा डेस्टिनेशन 1 घंटा या कहें कि 50 किलोमीटर दूर रह गया है, और हम इस सुंदर से रोड से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पर सालों पुराने पेड़ लगे हुए हैं। और अब यहाँ से तीखे मोड़ वाली सड़क शुरू हो चुकी है, इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। इस रूट पर आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बंदरों से भी सावधान रहिए। ये मेरे चारों तरफ जो आप जंगल देख रहे हैं, थैंक्स टू द फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि हमें इतने घने जंगल देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर इतनी ठंडक बनी रहती है, और एवरेज रेनफॉल भी यहाँ का ज़्यादा होता है।
पचमढ़ी और तामिया दोनों ही लगभग एक ही हाइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली होने की वजह से लू या लपट नहीं चलती है। नीचे मटकुली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो माहौल थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। तो अब तामिया यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है और सामने इन पहाड़ियों को देखकर लग रहा है कि शायद इन्हीं पहाड़ियों पर हमें चढ़ाई करनी है। ये जो चौरागढ़ पहाड़ी जो पचमढ़ी से दिखती है, उसके लिए रास्ता ये राइट साइड में कट गया है और सीधा जो रास्ता है ये जा रहा है तामिया के लिए। और ये टोल टैक्स और यहाँ से कार के लिए हमें देना पड़ेगा 88 रुपये और तामिया यहाँ से करीब 10 किलोमीटर बचा हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम तामिया। हम लोग अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने वाइल्ड वैली रिसोर्ट को बुक किया है। रूम्स बहुत अमेजिंग है और यहाँ का व्यू तो इतना प्यारा है कि बिल्कुल पैसा वसूल है। ये देखिए आप, मेरे चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और होटल के जो रूम्स हैं वो भी मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा। हमने एसी रूम बुक किया है और उसका जो फेयर वगैरह वो अभी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ से सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तो बादलों की वजह से सूरज थोड़ा सा छुप गया है, अदरवाइज़ बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है। और जब हम भोपाल से निकले थे तो भोपाल का टेम्परेचर करीब 41-42 डिग्री था, तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर तो क्या ही होगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही ठंडी वेदर है और होटल ओनर ने हमें बताया कि अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे पानी भी गिरा है और उन्होंने बताया कि पानी तो यहाँ पर अच्छा गिरता ही रहता है। सो मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि एमपी में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे इतनी ठंडक हो। अभी मेरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि सफ़र करके और करीब 250 किलोमीटर ड्राइव करके हम भोपाल से यहाँ पहुँचे हैं। तो रास्ते ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से और काफ़ी टर्न्स होने की वजह से हमें यहाँ पहुँचने में करीब 5.5 घंटे का समय लग गया और इसीलिए अभी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। तो जल्दी से फ्रेश होके मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तो हमारे सफ़र की आधी थकान तो इस डेस्टिनेशन को देखते ही छू हो गई। बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत मौसम और सनसेट होने वाला है। तो ये सामने जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसके टॉप पर ही है वल्चर पॉइंट, जो कि यहाँ का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। तो वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारा होटल है। इसकी एंट्री यहाँ पे डाइनिंग एरिया है। और ये है मेन एंट्री। ये इनका ऑफिस बना हुआ है और यहाँ से देखिए ऊपर हमारा रूम है। तो ये है हमारा रूम नंबर 102 और अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये रूम है, एसी रूम है, कूलर भी रखा हुआ है, इसको तो खैर अभी हटवा दिया जाएगा। टीवी लगा हुआ है। ये हमारा डबल बेड और ये एसी लगा हुआ है। काम करने के लिए चेयर भी है और एक इस तरह से छोटा सोफ़ा ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। यहाँ पे कर्टेंस, एक्स्ट्रा चेयर्स और ये एक अलमीरा भी दी हुई है सामान लगेज वगैरह रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वॉशरूम। सो ये कुछ ऐसा वॉशरूम है, गीज़र भी लगा हुआ है वॉशरूम में और साफ़ सफाई अच्छी है, बढ़िया वॉशरूम है।
और अब यहाँ की जो मेन हाईलाइट है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दिखने वाला व्यू, जिसके आगे सारी चीज़ें फेल हैं। ये देखिए, ये है व्यू। यहाँ से शाम को सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड पार्क बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें बच्चे खूब एंजॉय करेंगे, बहुत खेलेंगे। तो इस तरह का ये गार्डन है। ये खड़ी हुई है सामने हमारी गाड़ी, पार्किंग साइड में भी दी हुई है, वहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे आप किसी भी फ्लोर या किसी भी रूम में हो, ये नज़ारा आपको सभी जगह से दिखने वाला है। और यहीं से जस्ट बगल में ये गवर्नमेंट का ये शायद रेस्ट हाउस है, तो सुबह वहाँ पे भी चलेंगे। तो इस रूम के लिए मैंने 3000 रुपीज़ पर नाइट पे किया है। इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और यहाँ का चेकआउट टाइम सुबह 11 बजे का रहता है। तो बज गए हैं रात के 8:30 और हम लोग आए हैं होटल गुरु कृपा में खाना खाने के लिए। इस होटल की तामिया में काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ डिनर करने आए। अभी डिनर करके बताएंगे आपको कि खाने की क्वालिटी कैसी है। और गुरु कृपा होटल के जस्ट 500-700 मीटर पर ही मोटेल तामिया करके भी है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। ये खाना लग रहा है। तो जस्ट अभी हमने होटल गुरु कृपा पे खाना खाया, ये आप देख सकते हैं। और खाना इसका काफ़ी लाजवाब था। हमने 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो पनीर मसाला ऑर्डर किया था और दाल तड़का। और यहाँ पर तंदूरी रोटी ज़रूर नहीं मिलती, लेकिन तवा रोटी मिलती है और खाना बहुत ही टेस्टी है। सो अगर आप तामिया में रुकने वाले हैं तो यहाँ का फूड ज़रूर टेस्ट कीजिए। ये इसका रेस्टोरेंट है। वैसे तो तामिया में और भी रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स हैं, लेकिन उनमें से केवल गुरु कृपा होटल ही एकमात्र प्योर वेज होटल है। बाकी होटल्स में वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस होते हैं। तो अभी खाना खाकर हम पहुँचे हैं अपने होटल। बहुत ही ठंडा मौसम, ठंडी हवा चल रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये जगह एक तरीके से इतनी अंडररेटेड है कि लोग बागों को इस जगह का नाम भी नहीं मालूम। तामिया जो हिल स्टेशन है, पचमढ़ी को सारी दुनिया जानती है, लेकिन पचमढ़ी में टूरिस्ट्स की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर घूमने में मज़ा नहीं आता। जबकि तामिया में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी मई का महीना है और गर्मी जो है वो बिल्कुल पीक पर है। हम गुना से आए थे तो गुना का टेम्परेचर जा रहा था 44 और 45 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहाँ पर उससे जस्ट हाफ है। अभी नाइट में तो मेरे ख्याल से करीब 21 या 22 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा टेम्परेचर। तो बहुत ही कूल वेदर है, इतना कूल हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और अभी जिस होटल में हम खाना खा के आए वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में खाना खिलाते हैं और साथ में टेस्टी खाना खिलाते हैं। हमारा जो रिसॉर्ट है यहाँ से वो होटल थोड़ा सा दूर ज़रूर है, करीब 3.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आपके पास कार है तो आप इजीली वहाँ पर जाकर खाना खाकर आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होटल है। मेरा कहना है कि आप जब भी तामिया आए तो इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर रुकें, बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। हाँ, वीकेंड्स में आपको इसके रेट ज़रूर थोड़े हाई मिल सकते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन को देखते हुए ये वर्थ इट है। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तामिया। तो आज है गुरुवार और तारीख है 23 मई 2024 और अभी हम सुबह के 6:30 बजे घूमने निकलने वाले हैं। ये पास में हिल पे जो रेस्ट हाउस देख रहे हैं, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, वहाँ से जाके व्यू देखते हैं और उसके बाद में वहाँ से आके या जो ब्रेकफास्ट वगैरह है उसको एंजॉय करेंगे। तो आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे वहाँ से। तो ये सुबह का नज़ारा देख रहे हैं आप। सुबह के करीब 7 बज गए। बहुत ही प्यारी ठंडी हवा चलती हुई और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि बताया नहीं जा सकता। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इन खूबसूरत नज़ारों को तो कैमरे में कैद करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो फीलिंग आ रही है उसको तो आप केवल यहाँ पर आकर ही फील कर सकते हो। चिड़ियों की चहचहाहट आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और साथ में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें सुनाई देती हुई। और ये सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद ये तामिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है
जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। हाइकिंग के शौकीन यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचने का कोई सेफ रास्ता या सेफ रूट अवेलेबल नहीं है। आप इसके टॉप पर ये मंदिर और कुछ झंडे लगे हुए देख सकते हैं, तो ये यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर जाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तामिया से भोपाल की तरफ जाते हुए 2 किलोमीटर आगे जाकर इस पहाड़ी का रास्ता मिल जाएगा। और कल रात को इसी पॉइंट से मैंने एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लिया, जिसमें मुझे इन पहाड़ों के टॉप पर रोशनी दिखाई दी और मुझे लग रहा है कि ये पचमढ़ी की लाइटिंग है। तो आपको क्या लगता है? अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे होटल से ठीक सामने ये गहरी खाई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑनेस्टली जो भी फील किया है वो पूरी ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे होटल का जो एंट्रेंस है, उसके पास में भी एक और गार्डन बना हुआ है, डेवलप किया जा रहा है। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। बड़े बड़े पाम ट्रीज यहाँ पे लगे हुए हैं। और चलिए अब चलते हैं यहाँ के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस को देखने के लिए, जो कि यहाँ का एक और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। गवर्नमेंट रेस्ट हाउस तामिया, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है। और अगर आप वाइल्ड वैली रिसॉर्ट या फिर सेरेंडिपिटी लेक्स एंड रिसॉर्ट्स में रुके हुए हैं तो वहाँ से ये बिल्कुल लगा हुआ है, तो आप तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये है गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के सामने से दिखने वाली तामिया वैली। इसी को हम अपने रिसॉर्ट से भी देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा अलग व्यू मिलता है, अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो तामिया की हाइट सी लेवल से 1000 मीटर या करीब 3280 फीट के आसपास है। और ये सामने जो रेस्ट हाउस दिख रहा है, इसमें केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रुक सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट रुके हुए हैं, तो अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो इस रेस्ट हाउस को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तामिया में घूमने के लिए जो भी पॉइंट हैं वो तामिया से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर लोकल की बात करें तो लोकल का यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड साइट सीइंग्स हैं और यहाँ के ज़्यादातर पॉइंट ट्रैकिंग करने के लिए बने हुए हैं। तो अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो मेरी आपको सलाह है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ के पॉइंट्स घूमने के लिए निकल जाएं, ताकि दोपहर में आप वापस अपने होटल में आके आराम कर सकें। और अगर बात करें यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छे मौसम की, तो पीक समर यानी कि मई और जून को छोड़कर आप किसी भी मौसम में यहाँ पर आ सकते हैं। रेनी सीज़न यहाँ के लिए बेस्ट है, क्योंकि उस समय यहाँ पर कई झरने बहने लगते हैं और यहाँ की हरियाली भी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए कि बारिश की वजह से विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो विंटर सीज़न यहाँ के लिए बेस्ट है, और विंटर सीज़न में आप यहाँ के सारे प्लेसेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। पोहा और आलू के पराठे का काफ़ी हैवी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग निकलने वाले हैं अपना पहला व्यू पॉइंट देखने के लिए, जो कि है वल्चर पॉइंट। ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी है, 4 लोगों के लिए पर्याप्त है, और साथ में टी भी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। और सुबह के करीब 10:15 बज रहे हैं, तो हम वाइल्ड वैली रिजॉर्ट जो जहाँ पर हमने स्टे किया था वहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं और अगले डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। तो और ये हैं हमारे होटल के सपोर्टिंग स्टाफ। क्या नाम है आपका? जीतू। सो यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, और मेरा कहना है कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर स्टे करें। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो हमने प्लान थोड़ा सा चेंज किया है। अभी हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं मोटेल तामिया, लेकिन उससे पहले हम छोटा महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और हमारे होटल से छोटा महादेव का रास्ता बिल्कुल लगा हुआ है। तो मुश्किल से 50 मीटर के बाद हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती, इसलिए हमने अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ दी है। तो ये हमने छोटा महादेव की ट्रैकिंग शुरू कर दी है।
और इसके एंट्री गेट पर आपको ये 10 रुपये पर पर्सन की रसीद कटानी पड़ेगी। आधा किलोमीटर हमें ट्रैकिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए ज़रूर आएँ। हालांकि यहाँ पर वापस चढ़ते समय हालत ज़रूर ख़राब होने वाली है। इस पॉइंट पर आने के बाद आपको काफ़ी गहरी खाई देखने को मिलेगी और इसमें हमें उतरना है। और ये जो ऊपर पहाड़ी पर आप देख रहे हैं, ये है वल्चर पॉइंट। तो तेज़ धूप को देखते हुए अभी हमने ऊपर चढ़कर वल्चर पॉइंट जाना तो कैंसिल कर दिया। पहले छोटा महादेव जा रहे हैं। वापसी में अगर स्टेमिना बचा तो वल्चर पॉइंट जाएंगे। चढ़ाई थोड़ी सी तीखी है, तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आना अवॉइड करें, वरना उनको थकान ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए सीधी खड़ी पहाड़ी है और इस तरह की पहाड़ी पर ट्रैकिंग करते हैं लोग। वो रोप्स के ज़रिए झूलते हुए चढ़ाई करते हैं। उसका नाम क्या है वो तो मुझे याद नहीं है। छोटा महादेव के लिए चलते हुए हम इस रास्ते से आए हैं और थोड़ा सा प्लेन चलने के बाद में हमें फिर स्लोप पर जाना है। ये ट्रैकिंग में होने वाली थकान से बचने के लिए आप यहाँ पर अगर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटा महादेव की तरफ उतरते समय एक हमें खूबसूरत झरना दिखाई दिया है। छोटा सा झरना है, तो अभी जब गर्मियों में इतना अच्छा फ्लो है इसमें, तो बारिश में आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेज़ धार होगी। देखिए झरना। तो इस रूट से होते हुए हम उतर रहे हैं घाटी में। इसके पास में एक और छोटा सा झरना बह रहा है, इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। तो ये ऊपर है नाग देवता का मंदिर और थोड़ी सी सीढ़ी और उतरने के बाद में ये यहाँ पर जो झरना चल रहा है, इस झरने के बगल में ही ये माता जी का मंदिर है। बोलो जय माता दी। और ऊपर जो झरने से पानी गिर रहा था उसको इस पाइप के द्वारा यहाँ पर ले जाया जा रहा है और आगे इसको उस टैंक में भरा जाता है। तो वहाँ से शायद ये पानी तामिया में सप्लाई किया जाता होगा। और ये रास्ता जो गया है ये है छोटा महादेव मंदिर, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। ये हम अभी आ गए हैं छोटा महादेव टेम्पल। इसके अंदर जाके भी दर्शन करेंगे। छोटा महादेव के पास में ये जो झरना आप देख रहे हैं, ये झरना साल के 12 महीने इसी तरह से चलता रहता है और उसका लाभ इस तरह से लिया जाता है कि यहाँ पर ये जो छोटा सा स्टॉप डैम बनाया हुआ है, यहाँ से इस पानी को इकट्ठा करके पूरे तामिया में सप्लाई किया जाता है। और अगर ये पानी ना हो तो तामिया का काम ही नहीं चल सकता। पूरे पहाड़ों का पानी रिस रिस कर यहाँ पर बह रहा है। ये इस फिल्टर प्लांट में ये पानी इकट्ठा होता है और मोटरों के द्वारा फिर ये ऊपर तामिया में भेजा जाता है। तो छोटा महादेव आते हुए अगर आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ का जो मेन वाटरफॉल है, जो मैंने आपको महादेव मंदिर के बगल में बताया था, वहाँ पर नहाना अब अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर आप नहीं नहा सकते क्योंकि वहाँ का पानी तामिया के पीने के लिए सप्लाई होता है। लेकिन ये पहले नंबर पे जो आपको वाटरफॉल मिल रहा है, यहाँ पर आप नहा सकते हो। और इसके अलावा जो अगला वाटरफॉल जो मैंने आपको माता मंदिर के बगल में दिखाया था, वहाँ पर भी आप नहा सकते हो क्योंकि उसका पानी नीचे वेस्टेज में निकल जाता है, ऊपर टंकियों के या पंप हाउस के ज़रिए सप्लाई नहीं होता है। और अब हम आ गए हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि छोटा महादेव के एंट्री गेट के बगल में ही है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। तो ये रेस्ट हाउस के चारों तरफ का नज़ारा, इसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पर गाइड के साथ आते हैं तो इवनिंग टाइम में आप हाई टी और स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर एक प्यारा सा गार्डन भी डेवलप किया गया है और इसके बगल में एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ पर शाम को सनसेट देखने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से भी प्रकृति का बेहद खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है।
तो तामिया में ही गलती जो हमने की है वो आप लोग मत करना। और वो गलती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने छोटा महादेव दर्शन के लिए दिन में करीब 10:30 बजे निकले। तो इस वजह से धूप काफ़ी तेज़ थी। दोपहर में छोटा महादेव जाना आप बिल्कुल अवॉइड करें, ख़ासतौर से जब आपके साथ छोटे बच्चे हों। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है और हमारे होटल से ये करीब 500 मीटर ही दूर है। लेकिन 500 मीटर सीधे चलना और 500 मीटर की हाइकिंग करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। विंटर्स और मानसून सीज़न में आप चढ़ाई कर सकते हैं, तब शायद ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तो हमारी हालत ख़राब हो गई है और इसीलिए हमने वल्चर पॉइंट जाना कैंसिल कर दिया। रेस्ट हाउस के बगल में ये एक बहुत बड़ा और काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है और यहाँ पर नीचे शंकर भगवान की छोटी सी पिंडी रखी हुई है। तो छोटा महादेव के एंट्री गेट और वाइल्ड वैली रिसोर्ट के पास में ही सेरेंडिपिटी लेक्स एंड रिसोर्ट्स करके होटल भी है। तो चलते चलते मैंने सोचा कि इसका भी ओवरव्यू आप लोगों को दे ही दूँ। तो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का रूम रेंट काफ़ी हाई है, जो कि 5000 रुपीज़ पर नाइट से शुरू होता है। लेकिन अगर आप लग्जरी की शौकीन हैं तो इस होटल में ज़रूर रुकिए, बहुत ही शानदार होटल है। इसके रूम्स भी मैंने देखे, काफ़ी अच्छे रूम्स हैं और ये 8 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इसमें कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई हैं। और अब हम आ गए हैं मोटेल तामिया में। आज हमने यहीं स्टे करने का डिसीजन लिया है क्योंकि यहाँ के रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने सामने बहुत सुंदर सा गार्डन डेवलप किया हुआ है। तो ये रूम नंबर 302 में हमें मिला है और ये रेगुलर एसी रूम है और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा रूम है। ये एसी लगा हुआ है और डबल बेड, एक्स्ट्रा बेड हमने लगवा लिया था। और ये कर्टेंस को खोल के आप पीछे के फॉरेस्ट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मिरर तैयार होने के लिए, ड्रॉअर, शू रैक भी है यहाँ पे, गर्म पानी के लिए जग भी रखा हुआ है, एक ड्रॉअर और है। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। अभी हमने इसको यूज़ कर लिया इसलिए थोड़ा सा पानी आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरह का वॉशरूम है, इसमें गीज़र भी लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा शावर है, तो इससे नहाने पर आपको झरने वाली फीलिंग आने वाली है। और अब देखते हैं यहाँ की मेन हाईलाइट यानी कि फ्रंट व्यू। तो काफ़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं और विंडो का कर्टेन खोलते ही आपको सामने का बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा व्यू आपको मिलने वाला है। और इसके जस्ट ऊपर ये डीलक्स एसी रूम है। इसका रेंट नॉर्मल एसी रूम से थोड़ा ज़्यादा है और अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखता है। रेगुलर एसी और डीलक्स एसी में मेन डिफरेंस यही है कि पीछे ये जो विंडो है बड़ी वाली, इससे पीछे के जो जंगल हैं उनका ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप हैं रेगुलर एसी रूम में तो उतना अच्छा व्यू आपको नहीं मिलेगा। और ये है वॉशरूम और ये है नॉन एसी रूम। ये रूम काफ़ी छोटा है और इसमें एक्स्ट्रा बेड डालने के लिए जगह भी नहीं है, तो ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मोटेल तामिया छिंदवाड़ा रोड पर पड़ता है। पहले ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था, लेकिन अब इसको प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ पर नॉर्मल रूम, रेगुलर एसी रूम और डीलक्स एसी रूम, 3 तरह की कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल हैं। मोटेल तामिया का रेस्टोरेंट भी इससे लगा हुआ ही है। और होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि काफ़ी जल्दी ही यहाँ पर इस एरिया में एक स्विमिंग पूल भी डेवलप किया जाने वाला है, तो उसके बाद में आपको स्विमिंग पूल का मज़ा भी इसी होटल में मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस मोटेल के लिए एक और प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। नो डाउट कि होटल को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर आकर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर बच्चों के लिए साइकिल्स भी रखी हुई हैं, साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया हुआ है, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय करेंगे। और अब चलते हैं इसके रेस्टोरेंट में और देखते हैं वो कैसा है। तो ये है रेस्टोरेंट का आउटर व्यू और ये है इसका मेन गेट। चलिए अंदर चलते हैं।
तो ये है होटल तामिया का रेस्टोरेंट और वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पर मिलता है। तो अभी हमने यहाँ पर चाय ऑर्डर की है जो कि GST के साथ में पड़ रही है 32 रुपये की। तो चलो 32 रुपये की चाय को देखते हैं किस तरह का टेस्ट है। चेयर्स काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो चाय तो यहाँ की एवरेज थी, लेकिन अगर आपका बाहर जाने का मन नहीं है तो आप यहीं पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और ये है रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू। ये मेन एंट्री है होटल की और यहीं साइड में पार्किंग है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का और हम सनसेट देखने सनसेट व्यू पॉइंट पर आए थे, लेकिन पीछे बादलों की वजह से सनसेट हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि सन काफ़ी ऊपर ही सेट हो गया। तो अभी केवल व्यू को एंजॉय करेंगे। गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के मेन गेट के बगल में ही छोटा सा मार्केट लगता है जहाँ पर आप यहाँ का लोकल फूड टेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लंच भी कर सकते हैं और शाम के टाइम डिनर भी किया जा सकता है। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो हम यहाँ से वापस चल पड़े अपने सुपर हिट होटल गुरु कृपा में। और आज हमने आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल फ्राई ऑर्डर की और इसका टेस्ट भी कल जैसा ही लाजवाब था। तो डिनर करने के बाद हम आ गए अपने मोटेल तामिया में और ये यहाँ का नाइट व्यू है। अब आपसे कल सुबह मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम होटल तामिया। सो आज है फ्राइडे और 24 मई और अभी हम अपने होटल से चेकआउट करने वाले हैं। और कल हमने तामिया लोकल के लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, केवल एक पॉइंट वल्चर पॉइंट रह गया था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पाताल कोट के लिए और रास्ते में वल्चर पॉइंट गाड़ी से ही हम कवर करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वल्चर पॉइंट जाने के लिए छोटा महादेव है, उसके पास से ही रास्ता गया, वहाँ से ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो लेकिन चूंकि हम कल छोटा महादेव जाते हुए काफ़ी पजल्ड हो गए थे और धूप जो बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने फिर वल्चर पॉइंट को स्किप कर दिया और अपने होटल में आके रुक गए। सो अभी हम मॉर्निंग में करीब 10 बजने वाले हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं वल्चर पॉइंट होते हुए पाताल कोट। और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में रुक के काफ़ी मज़ा आता है, बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं और यहाँ का व्यू भी देखने लायक होता है। तो होटल तामिया में हमने काफ़ी एंजॉय किया। AC रूम हमने लिया था, रात में काफ़ी अच्छी नींद भी ली। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने होटल्स के वीडियो को ज़्यादा ही दिखाएं, तो आप लोग सोचेंगे कि एक्सपेंसिव होटल्स में रुकने का क्या फ़ायदा है, हमें रात को जाके केवल सोना ही तो होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे रुकने का और ऐसे वेल मेंटेन्ड प्लेग्राउंड्स को और ग्रीनरीज को एंजॉय करने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। ये भी एक तरह का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप और आपके बच्चे ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो ये है मोटेल तामिया। इसके लिए मैंने 28 रुपये पर नाइट पे किया है और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। और अभी बस थोड़ी देर में हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। तो ये अभी हम जा रहे हैं वल्चर पॉइंट। ये करीब 5.5 किलोमीटर है इस रूट से होके। तो अभी गूगल मैप ने हमें कंफ्यूज कर दिया और ये गलत जगह पे घुस गए। नेटवर्क कनेक्शन में कोई गड़बड़ी, फिर से कोशिश करें। नेटवर्क कनेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, गूगल ने ही हमें कंफ्यूज किया और इसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। लेकिन इस ढलान को उतरने के बाद अब गाड़ी को वापस चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल मुझे डीजल गाड़ी ड्राइव करने की आदत थी और उसमें लोअर RPM पर भी काफ़ी हाई टॉर्क मिलता है, लेकिन ये पेट्रोल व्हीकल है और इसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो करीब 5 मिनट परेशान होने के बाद मैंने आखिरकार गाड़ी को यहाँ से निकाल लिया और अब देखते हैं सही रास्ता कौन सा है। तो वल्चर पॉइंट देखने आए थे हम। गूगल मैप ने हमें जहाँ ला के पटका, ये बाखरी गाँव है और यहाँ पर आके हमारी गाड़ी फंस गई थी क्योंकि आगे जाके कच्चा रूट हो जाता है। तो वल्चर पॉइंट पीछे इन्होंने बताया कि पीछे कोई स्कूल है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके और वहाँ से पैदल करीब 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ पर मिलता है वल्चर पॉइंट। तो ये है वहाँ का रास्ता और चलकर देखते हैं यहाँ पर
वल्चर पॉइंट मिलता है कि नहीं। तो अगर यहाँ तक आप गूगल मैप्स की मदद से आ जाओ तो इस नीम के पेड़ से राइट टर्न ले लेना। इस रूट पे पड़ेगा वल्चर पॉइंट। तो अभी हम आए हैं बाखरी गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और अगर आपको वल्चर पॉइंट जाना है तो आपको गाड़ी यहीं पर खड़ी करके, ये जो रास्ता गया यहाँ से होकर करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा वल्चर पॉइंट। तो हम तो उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो अब हम चले हैं पातालकोट की तरफ, जो कि तामिया से करीब 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ये है पातालकोट का रूट। यहाँ से करीब 19 किलोमीटर और जाना है और सड़क की कंडीशन रफ है। रास्तों की कंडीशन आगे हम आपको बताते जाएंगे। 3 किलोमीटर चलने के बाद में रोड थोड़ा सा अच्छा हो गया है, लेकिन नैरो रोड है और अभी हमें 17 किलोमीटर और जाना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं पातालकोट की तरफ। पातालकोट जो नाम है वो पाताल लोक से लिया गया है। पाताल यानी ज़मीन के अंदर। तो ये जो जगह है ये ज़मीन से काफ़ी नीचे गहराई में है, इसलिए इसका नाम पातालकोट रखा गया। तो अभी हम कंटिन्यू ढलान उतरते जा रहे हैं और नज़दीक आता जा रहा है पातालकोट। रास्ते में ब्रेकर्स बने हुए हैं रोड्स पे, तो उन पर कोई साइन नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। तो पातालकोट तो हम लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन एक सज्जन जो हमारे साथ हमारे होटल में रुके हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर केवल एक व्यू पॉइंट है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इस व्यू पॉइंट का नाम है चिमटीपुर। यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है और इस रेस्ट हाउस के फ्रंट में काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा दिखता है जो हम अभी आपको दिखाएंगे। Your destination is on the left. चिमटीपुर। तो मैंने अपनी गाड़ी इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर पार्क कर दी है और चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये है इस हाई अल्टीट्यूड व्यू पॉइंट से दिखने वाली पातालकोट वैली। ये करीब 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 2750 से लेके 3250 फीट तक है। और अगर नीचे देखें तो सीधे खड़ी गहरी खाई दिखाई देती है, जो कि काफ़ी डरावनी सी लगती है, क्योंकि यहाँ हम पातालकोट की धरती से सैकड़ों फीट ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से अगर गलती से गिर गए तो क्या हाल होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। और ये सड़क जो आपको दिखाई दे रही है, इसी के रास्ते हम पहुँच सकते हैं पातालकोट। और ये है इस जगह का हाईएस्ट व्यू पॉइंट, चिमटीपुर व्यू पॉइंट। अभी हम आ गए हैं चिमटीपुर रेस्ट हाउस में। यहाँ पे ये शायद ये गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस बना हुआ है और यही है यहाँ का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट। और नज़ारे यहाँ के कैसे हैं आप पीछे देख सकते हैं, सीधे खड़ी गहरी खाई है। लेकिन यहाँ से दिखने वाला पातालकोट वैली का नज़ारा बेहद बेहद ही खूबसूरत है। और घोड़े के पैर यानी कि हॉर्स शू के आकार की ये वैली चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस घाटी तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं जो कि यहाँ के लोकल विलेजर्स इस्तेमाल करते हैं। और इस घाटी के पत्थर करोड़ों साल पुराने हैं और यहाँ के इन पत्थरों के बीच में कहीं कहीं शिलाजीत भी पाया जाता है। पातालकोट का अर्थ होता है बहुत गहरा, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की भक्ति करते हुए रावण का पुत्र मेघनाद इसी रास्ते से पाताल लोक गया था। इस विहंगम घाटी में गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं और इस घाटी में आदिवासियों के 12 गांव हैं, जिनमें प्रमुख हैं रातेड़, चिमटीपुर और कार्याम विलेज। इस घाटी के कुछ गांव तो इतनी ज़्यादा गहराई में हैं कि दिन भर में मुश्किल से 4-5 घंटे वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। और इस विशालकाय घाटी का धरातल करीब 3000 फीट नीचे है। सैकड़ों सालों से यहाँ पर रहने वाले आदिवासी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित थे और यहाँ जाने के लिए ना तो कोई रास्ता था और ना ही इन आदिवासियों के लिए किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन फिर भी ये आदिवासी आम लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और इन घने जंगलों और ऊंची नीची घाटियों पर ऐसे चलते हैं मानो किसी सड़क पर पैदल जा रहे हैं। आज भी यहाँ के काफ़ी आदिवासी अपने जीवन यापन की परंपरागत शैली को अपनाए हुए हैं। किसी भी तरह की बीमारी होने पर
ये अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, जिसके लिए इसी जंगल से प्राप्त जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि भोंसले राजाओं ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर शासन किया था और यहाँ से होकर एक काफ़ी लंबी टनल बनाई थी जो कि पचमढ़ी से इस जगह को जोड़ती है। तो हम अनफॉर्चुनेटली तामिया में तो वल्चर नहीं देख पाए, ना ही वल्चर पॉइंट जा पाए, लेकिन यहाँ पर हमें एक चिमटीपुर के व्यू पॉइंट के पास में एक वल्चर काफ़ी देर से उड़ता हुआ दिख रहा है। और वल्चर, जिसे हिंदी में गिद्ध या बाज बोलते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़कर अपने शिकार को तलाशते हैं और नीचे उतरकर उसे पकड़कर वापस ऊंचाई वाली जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर आराम से वो अपने शिकार को खाते हैं। तो अभी हम चिमटीपुर व्यू पॉइंट से, जहाँ से पूरा पातालकोट दिखाई देता है, वहाँ से आगे पातालकोट की तरफ ना जाकर वापस तामिया की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी में फ्यूल नहीं डलाया था और ये करीब 30 से 40 किलोमीटर और चल पाएगी। जबकि अगर आपको पातालकोट जाना है तो यह जो चिमटीपुर गांव है, यहाँ से आपको करीब 25 से 30 किलोमीटर और नीचे खाई में उतरना होगा। वैसे मेरी सलाह है कि जब भी आप तामिया आएँ तो एक गाइड ज़रूर कर लें, और यहाँ के फेमस गाइड हैं पवन श्रीवास्तव। मेरी भी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो किसी कारणवश तामिया से बाहर थे, इसलिए हम उनके साथ में नहीं आ पाए और इसीलिए हमें परेशान भी होना पड़ा। तो हम वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और शाम तक हमें भोपाल भी पहुँचना है। और सुबह हम हल्का फुल्का नाश्ता करके ही निकले थे, क्योंकि हमारी प्लानिंग पातालकोट के लोकल फूड को एंजॉय करने का था, जो कि नीचे जाने पर हमें मिलता, लेकिन अब वो नहीं हो पाया, इसलिए हमें वापसी में लंच भी करना है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर गूगल मैप भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उसके भरोसे मत रहिए। तामिया या पचमढ़ी से वापस लौटते समय आप मड़ई के बाइसन रिसोर्ट में रुक कतपुड़ा के टाइगर रिजर्व में भी घूम सकते हैं। हमने वहाँ की भी बुकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो व्हीकल बुक हो रहा था उसका रेंट 9,500 रुपये था, जो कि हम 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, अगर 2 फैमिलीज साथ में होती तो एक ही गाड़ी करके हम वहाँ पे ज़रूर जाते। और पेंच टाइगर रिजर्व भी यहाँ से केवल 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो अब जल्दी से आपको यहाँ पर होने वाले एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप ट्रेन या बस से यहाँ पर आते हैं तो आप काफ़ी कम खर्च में यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन आप मेरी तरह अगर पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको 3 डेज़ का खाना, रहना और घूमना करीब 15,000 रुपये में हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ हैप्पी जर्नी।